तीन तलाक, इस शब्द ने न जाने कितने घर बर्बाद कर दिए और अब उठ रही है इंसाफ की आवाज। न्यूज नेशन पर मौजूद हैं तीन तलाक के पीड़ित। अब तक आपने देखा हैदराबाद की सुमैना की दास्तान। वो लोग सोशल मीडिया पे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स और डुप्लीकेट बताकर कह रहे हैं कि तलाक हो गई। ऐसी तलाक नहीं है। हमने आपको दिखाया कैसे एक बेटी को सड़क पर ही सुना दिया गया तीन तलाक का फरमान। तो ऐसे आदमी जो हो गए थे, जुगते उतार के आदमी को ना मारा जाए। मैं तो कहूँ जुगते उतार के अगर वो यहाँ होता तो गलत दबा दूँ। कानून सजाए तो देगी। तो कोई वंडी घर में भी रोटी खाते हैं, जेल में भी खा लेंगे। लेकिन दर्द अभी बाकी है। मैडम, मैं नेशनल प्लेयर हूँ, 7 नेशनल और 4 ऑल इंडिया खेल चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक इसलिए दी है कि मेरी बेटी पैदा हुई, मुझे मारा है, जलाया है मुझे, और मैंने कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर लगा लिए हैं। योगी आदित्यनाथ के यहाँ भी गई हूँ मैं एप्लीकेशन देने के लिए, जो अमरोहा आ चुकी है, लेकिन अभी तक 15 दिन से ऊपर हो गए। कोर्ट पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं कर रही और बल्कि मुझे परेशान कर रही है पुलिस। मुझे 1 साल 1 महीना हो गया पूरा। कल मेरी बेटी 2 साल की हुई है। मेरी बेटी जब मैं 8 मंथ की प्रेग्नेंट थी, जब मुझे घर से निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने टेस्ट करा लिया था टीफा, उसमें उनको पता चल गया था कि बेटी है, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। लखनऊ का केस है। अब मुझे लखनऊ ले जाने के लिए पुलिस को कितनी बार मैं गाड़ी करा कर लेकर गई हूँ, कितना पैसा खर्च करा है। 4 लाख रुपए मेरे पापा दे चुके हैं और उसकी भी रसीद मेरे पास है। कितना पुलिस इसमें या भाजपा के नेता कितना मेरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि मैं नेशनल प्लेयर हूँ और इस टाइम मौजूदा जो मंत्री है, खेल मंत्री, वो भी अमरोहा के। किसने आके मुझसे एक बार भी पूछा है कि मेरे क्या हालत है, मैं अपनी बेटी को कैसे पाल रही हूँ? संबित पात्रा जी, चूँकि इन्होंने सीधे कहा कि ये योगी जी से भी बात करना चाहती थी, उनसे भी मिलकर आवेदन दे चुकी हैं। मैं अब दोबारा जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि आपकी सरकार क्या कर रही है मेरे लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप कोई आश्वासन देना पसंद करेंगे? नहीं, देखिए, मैं आश्वासन तो जरूर देना चाहूंगा कि जो कानून है वो अपना काम करेगी। सर, कानून कितना काम करेगी? 1 साल हो गया है मुझे, 1 साल 1 महीना हो गया है, मैं कानून के चक्कर लगाते थक गई हूँ। उस अपराधी को बेल मिल गई, सारी धाराएं हटा दी पुलिस ने। कहाँ तक कानून मेरा साथ दे रहा है, ये बताइए आप। मौजूदा आपके मंत्री, खेल मंत्री, जबकि मैं खिलाड़ी हूँ, खेल मंत्री को मेरे पास खुद पूछना चाहिए था कि तुम्हारी क्या परेशानी है, मैं तुम्हें दूर करूँ। नेशनल प्लेयर हूँ, जनपद गौरव सम्मान से सम्मानित हूँ मैं। देखिए, ट्रिपल तलाक के विषय में पहले तो एलिमनी मिलेगा या नहीं, इन सब विषयों पे कोर्ट को निर्णय लेना होगा, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड और सब्जेक्टिव विषय है। ट्रिपल तलाक देखिए 1937 के पश्चात जो मुस्लिम कोड बिल है उसमें कोई कोडिफिकेशन नहीं हुआ है। मुस्लिम मैरिज एक्ट में किसी प्रकार उनका मामला तो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस के तहत, डॉरी एक्ट के तहत। ये ट्रिपल तलाक पे ही डिबेट हो रहा है ना, आज का डिबेट ट्रिपल तलाक पे हो रहा है। कानून व्यवस्था, अरे मौलाना साहब चिल्ला क्यों रहे हैं सबके ऊपर? घुमा के ट्रिपल तलाक के पीछे जो हुआ है उस पर आप क्यों नहीं आ रहे हैं? ये उल्टी सीधे साहब, वो अपना जवाब देने, उनका जवाब तो देने दीजिए ना। मामले को संबित, मामले को नहीं घुमा रहे, वो मामले को नहीं घुमा रहे। महिला ने अपनी बात रखी, वो अपनी बात सामने रखना चाहते हैं। भाई आइए जरा, मैं जरा राकेश जी को भी चर्चा में शामिल योगी जी, बहुत बड़ा राकेश सिन्हा जी, मैं उत्तर दे दूं? योगी जी, एक मिनट उत्तर दे देता हूं। हाँ, संबित जी प्लीज संक्षेप में संबित घुमाइए नहीं। काश्मीर साहब प्लीज एक मिनट। देखिए, पहली बात है, आज का डिबेट ट्रिपल तलाक पे हो रहा है। अभी जिन बहनों ने अपने ट्रिपल तलाक के विषय में अपने दुख को रखा है, उससे एक बात स्पष्ट होता है कि किसी प्रकार के कानून में स्पष्टीकरण की कमी के कारण आज महिलाएं दर दर भटक रही हैं, क्योंकि ये कानून जो है ये ओपन एंडेड है और ये सब्जेक्टिव है। कोई काजी किसी प्रकार इंटरप्रेट कर रहा है, कोई दूसरा काजी किसी प्रकार इंटरप्रेट कर रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देके समाप्त करता हूं। इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एफिडेविट सबमिट किया है रेस्पोंडेंट 3 बन के सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो रेस्पोंडेंट बन के इन्होंने सबमिट किया है, उन्होंने लिखा है कि ट्रिपल तलाक बुरा है, बहुत बुरा है, क्योंकि अगर जनता नहीं जानेगी तो क्या डिबेट कर रहे हैं फिर हम? ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपसे ये जानना बहुत जरूरी है क्या लिखा गया है, क्योंकि जब तक आप ये बताइए, बता रहा हूं मैं, सुन लीजिए। देखिए, जिस बहन ने मुझे पूछा ना कि आपकी सरकार क्या कर रही है, उसको बताना आवश्यक है कि क्या कर रही है। देखिए, आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, जो कि आप कहती है कि मैं आप लोगों का ठेकेदार हूं, वैसे वो है नहीं, मगर ये रेस्पोंडेंट बने।
इन्होंने कोर्ट में कहा है ट्रिपल तलाक रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? आइए जरा एक सेकंड प्लीज, एक मिनट जरा राकेश जी को भी चर्चा में शामिल करो। पूरा केस इसी पे आधारित है। कासमी साहब आप जरा धीरज तो रखिए। जब आपसे सवाल पूछा जाता है तब तो आप जवाब देते नहीं है। आप प्लीज मैडम बैठिए, प्लीज बैठिए, सुन लीजिए। पूरा का पूरा केस इसी पे आधारित है। जवाब नहीं है आपके पास जवाब ही नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है अजय जी? किन लोगों को बुला लेते हैं? कासमी साहब प्लीज, कासमी साहब आप बोलने तो दीजिए। अजय जी, कासमी साहब ये कोई तरीका गलत है भाई आपका। आप मुझे तो रोक देते हैं मगर अरे तो आप किसी को बोलने नहीं दे रहे, आप बीच में घुसे हुए हैं। मैं चलिए मैं जरा राकेश संबित जी, मैं जरा आप दोनों से अलग राकेश जी के पास मैं आता हूँ। संबित जी एक मिनट अजय जी मुझे क्षमा करिए, डिबेट से मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए हाथ जोड़ के मैं नहीं प्लीज आप बैठिए प्लीज। कासमी साहब आप प्लीज, कासमी साहब मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप चुप होंगे कि नहीं? ये कोई तरीका नहीं है। आप डिबेट को बर्बाद मत कीजिए प्लीज। देखिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मुस्लिम लॉ बोर्ड ने उनको कहा है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से कि ट्रिपल तलाक बुरा है, वो अनडिजायरेबल है, मगर फिर भी वो बना रहना चाहिए। और 3 कारण दिया है कि क्यों बना रहना चाहिए। कारण नंबर 1 उन्होंने दिया है कि देखिए महिलाओं की जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, जो फैसला लेने की क्षमता है, वो पुरुषों से कम है। तो इसीलिए महिला पुरुष के बराबर नहीं है। इसलिए आप सुन लीजिए, मौलाना नहीं चाहते हैं कि उनके पोल खुले यहाँ पर। मैं जरा इसमें राकेश जी को प्लीज, मैं आप सब मुझे लगता है मैं समझ आता हूं, बोलूंगा ऐसे नहीं होता है। समझ जी प्लीज एक मिनट, समझ जी आप, मैं काफी आपको मौका देने की कोशिश की। मुझे 30 नहीं ऐसे नहीं होता। नहीं प्लीज समझिए, मुझे राकेश जी मुझे जबरदस्ती मुझे नहीं कोई आपको नहीं रोक सकता। नहीं कोई समझ जी कोई किसी को नहीं रोक सकता और आपको रोक दे ऐसा तो संभव नहीं है। राकेश जी मैं जरा यहाँ आपको चर्चा में शामिल करूं। इसलिए समझ जी मैं प्लीज मैं आता हूँ आपके पास। कारण से ट्रिपल तलाक को हम इसको अच्छे से, ट्रिपल तलाक का मुद्दा आज बड़ा है बिल्कुल। दूसरा उन्होंने बोला है संबित जी प्लीज आग्रह कर रहा हूँ, ये कोई तरीका नहीं। बिल्कुल चलिए आइए राकेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आज बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं अपने दर्द को सामने रख रही हैं, तमाम मौलाना मानते हैं कि हाँ जिस तरह से ट्रिपल तलाक दिया जा रहा है वो अपने आप में सही नहीं है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? राकेश सिन्हा जी। भारत की मुस्लिम महिलाओं ने आज जो आईना दिखाया है न्यूज़ नेशन के चैनल पर, न्यूज़ नेशन के चैनल पे दिखाया है, वो कोई सामान्य नहीं है, वो एक क्रांति का सूचक है। भारत की ये गरीब महिलाएं जिनके पास लखनऊ जाने के पैसे नहीं हैं, जिनको कोई मदद नहीं मिल रही है, और जिस समुदाय के लोग टेलीविज़न चैनल पर आकर दूसरों को धमकियां देते हैं, उस समुदाय का पूरा गिरोह चारों ओर फैला हुआ है। उस गिरोह के खिलाफ यदि आ रही हैं अजय जी, इस बात का सूचकांक है कि लोकतंत्र का सूचकांक इस देश में बढ़ा है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इस हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाओं को यह अनुभूति हुई है कि वे उस कांग्रेस राज से मुक्त हो गई हैं, जिसके लिए प्रियंका जी कह रही थी कि सुलझाने की जरूरत है। जिन लोगों ने गुत्थियों को उलझाया है पिछले 60 साल से, साबानों से लेकर आज तक, जो स्पष्ट नहीं है आज भी, वे लोग आज कह रहे हैं सुलझाएं। 2 बातें कहा कि मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। पहली बात, मध्य युग में जो तर्क दिया गया था कपिल सिब्बल ने, आज भी कोर्ट में वही तर्क दिया गया है। 1400 सालों से यह प्रथा चल रही है, इसलिए चलनी चाहिए। मैं बता दूं, महात्मा गांधी जब अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो जो कुछ सनातनियों ने यही कहा था कि सैकड़ों वर्षों से प्रथा है, जारी रहे। ब्लैक और व्हाइट के डिफरेंस को मानने वाले अमेरिका में लिंकन के खिलाफ व्हाइट लोगों ने यही तर्क दिया था कि हजारों वर्ष से यह परंपरा चल रही है, यह चलनी चाहिए। आज कपिल सिब्बल हिंदुस्तान को उसी प्री सिविल वॉर युग जो अमेरिका का था और अनटचेबिलिटी को मानने वाले लोगों का जो युग था वहां ले जाकर रखना चाहते हैं। राकेश जी आपने स्पष्ट मत कहें कि मुस्लिम महिलाओं की इस आवाज को सुनते हुए एक बार मैं एक अपनी बात पूरी कर दूं, अंतिम बात कि एक कानून बनना चाहिए। ऐसे जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हैं, इनकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। आप पहले मुस्लिम महिलाओं से निपटिए। यह भारत की सबसे बड़ी महिला क्रांति है, भारत की सबसे बड़ी महिला क्रांति है। आपने आज के हियरिंग को लेकर कपिल सिब्बल की बात सामने रखी, बिल्कुल हिस्सों में। राकेश जी, प्रियंका जी आपका जवाब देना चाहती है। प्रियंका जी सिर्फ 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं कासमी साहब के पास आ रहा हूं। प्रियंका जी।
नहीं, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या स्टांस है सुप्रीम कोर्ट में, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। हर वर्ग को अपना सुप्रीम कोर्ट में दलील देने की इजाज़त है, जजेस को उस पर डिसीजन और वर्डिक्ट लेने की जजेस को अधिकार है। तो वो जो दलील देंगे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस चाहूँगी जहाँ जेंडर जस्टिस की बात हो, जेंडर इक्वालिटी की बात हो, जब उसी समाज की महिलाएं वहाँ पे जा रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको ध्यान में रखेगी और जो भी फैसला होगा वो सुनाएगी। ये जो राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहूँगी, पर हाँ उन्होंने एक बात कही कांग्रेस को लेकर, इनको मैं याद दिला देना चाहूँ, महिलाओं के जो जो अधिकार आज महिलाओं को मिले हैं, हिंदू महिलाएं हो या महिलाएं देश की हो, वो सारे कांग्रेस पार्टी के समय पर मिले हैं। 33% रिजर्वेशन की बात हो या हिंदू महासभा ने हिंदू समाज प्रियंका जी चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन सरकारें किसी की भी हो, सरकार तो हमारी है, पार्टियों की सरकार नहीं होती, सरकार हमारी होती है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। महिलाओं की बात क्या करना चाहते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात हम जहां उठाते हैं वहां पर चाहे कोई भी वर्ग हो विरोध दिखाई देता है। आज क्या स्थिति यह है कि हम सिर्फ इस बात में उलझे रहे कि ट्रिपल तलाक सरकार कानून, या हम महिलाओं की बात करें, ये तमाम महिलाएं यहां बैठी हैं, इनके बारे में सोचने को कोई तैयार नहीं है। अजय जी बहुत सिंपल बात है, ये बीजेपी कांग्रेस का मसला नहीं है। जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं कि योगी सरकार ने क्या किया या प्रियंका जी कह रही कि हमारी सरकार ने सारा कुछ किया था, मुद्दा ये है कि हमारा जो संविधान है उसके अंदर जेंडर इक्वालिटी का प्रावधान ऑलरेडी है। आर्टिकल 14 के अंदर महिला और पुरुषों के बीच में कोई फर्क नहीं है। तो जिस तरीके से यहाँ पर हमारी मुसलमान बहनों के साथ में अत्याचार हुआ है उसके बारे में हमको बहस करनी है, डिबेट करना है। और मुझे उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला आज लिया गया है तो अगर ट्रिपल तलाक कोई भी तरीके से किसी भी महिला के साथ या और किसी धर्म के अंदर किसी महिला के साथ अगर तलाक लेते समय अगर उसके साथ कोई भी तरह का अन्याय होता है तो मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर हस्तक्षेप करेंगी और चाहे वो मुस्लिम महिला हो चाहे वो हिंदू महिलाएं हो तो उनके साथ न्याय करेंगी। मैं ये नहीं कह रही कि किसी मुसलमान पुरुष को तलाक नहीं मिलना चाहिए, अगर उसको तलाक डिजर्व करते उसको तलाक मिलना चाहिए। उसी तरह से अगर जैसे हिंदू पुरुष को मिलता है हिंदू धर्म के तहत, हिंदू एक्ट के तहत, एक वी हैव अ हिंदू मैरिज एक्ट, तो अगर कोई हिंदू पुरुष है अगर वो अपनी पत्नी से परेशान होकर कानून का दरवाजा खटखटाता है और तलाक मांगता है तो हो सकता है उसको तलाक मिलेगा, हो सकता है उसको तलाक नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारी मुसलमान महिलाएं जो हैं अगर उनके साथ एक तरफा तलाक होता है और वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जिस तरीके से व्हाट्सएप के थ्रू होता है वो बिल्कुल गलत है। और 498 और 125 के तहत अगर इन महिलाओं को अगर न्याय नहीं मिला है, इनको खर्चा मिलना चाहिए, इनके बच्चों को भी मिलना चाहिए। को ले चलते हैं मुंबई। एक महिला हमारे साथ हैं जो अपना नाम नहीं चाहती कि सामने आए, लेकिन वो अपना दुख अपना दर्द हम सबों के साथ बांटना चाहती हैं। मैं आपका नाम नहीं ले रहा इसलिए आपको अनामिका कहता हूं। अनामिका जी आप ही बताइए क्या तकलीफ रही आपकी और आपके साथ ट्रिपल तलाक का ये वाकया कैसे हुआ? जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी को 7.5 साल हो गए और मेरी शादी के बाद मेरी सास ने मुझे बहुत टॉर्चर करे, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे। पिछले 9 महीने पहले मेरे सास ने मुझे बहुत मारा था, जिसके तहत मेरे शौहर ने मुझे मेरे अम्मी अब्बा के पास छोड़ दिए और उसके बाद वो मेरे साथ ही हफ्ते में 3-4 दिन मेरे घर रहते थे। अब मेरे अब्बा अम्मी ने कहने लगे भाई लोग ने कि 9 महीने हो गए, आप एक्शन लो, अलग घर लो, कुछ रास्ता निकालो। तो मेरे शौहर ने 17 फरवरी को 2017 को मेरे भाई से मेरे शौहर की फ़ोन पे लड़ाई हुई, इसी तहत कि आप मेरी बहन को अलग घर लो या कोई रास्ता निकालो, कब तक वो मायके में रहेगी। पर मेरे शौहर जो भी मेरे भाई से हुई लड़ाई उस 18 फरवरी को वो दूसरे दिन घर पे आए बहुत गुस्से में और मुझे बोलने लगे कि मेरे को तेरे को रखना नहीं है, तेरे घर वालों के साथ मुझे रिश्ता नहीं रखना। जब उन्होंने ये बोले तो मैं बहुत रोने लग गई, उनके पैरों पे गिरने लग गई कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे, बैठ जाओ। उनको रोकने में कांच का टुकड़ा, कांच फूट के मेरे हाथ में लग गई, मार बहुत गहरी चोट लग गई, पर वो रुके नहीं, उन्होंने एक पर्चा फेंक कर चले गए। अब जब मैंने आवाज़ दी अपनी अम्मी अपनी बहन को तो उन लोग नीचे आए, उन लोग फ़ौरन, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, उन लोग मुझे फ़ौरन क्लिनिक ले गए, पट्टी वट्टी कराए। जब मैं घर पे आई तो मैं अपने होश में ही नहीं थी। तो मेरे अब्बा ने मेरे शौहर को फ़ोन लगा के पूछा कि ऐसा क्या मामला हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई पर्चा फेंक दिया है, वो तुम पढ़ लेना। पर हमने पूरा घर ढूंढे तो हमें वो पर्चा मिला ही नहीं। नीचे बाई उस वक़्त काम करी, बच्चे खेल रहे थे, न जाने वो पर्चा कहाँ गया, पर हमें वो पर्चा मिला ही नहीं।
और उसके दूसरे दिन मेरे शौहर मेरे घर पे आए जी, मेरे घर पे आए, सारा मामला भाई से माफ़ी तलाफ़ी हो गई, सब कुछ हो गया, दिल साफ़ हो गया। फिर उन्होंने मेरे अब्बा को बताया कि मैंने बहुत गुस्से में था, तो मैंने गुस्से में कुछ 3 अल्फाज लिख दिए थे जो मुझे लिखना नहीं चाहिए था, मेरी नीयत नहीं थी, मुझसे गलती हो गई। उन्होंने उस चीज़ की माफ़ी तलाफ़ी भी कर ली सब। फिर मेरे अब्बा ने वहाँ से आलिमों को बुलवाए, 2 आलिम आए हमारे घर, उन्होंने 2 आलिमों के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और मुझे निकाह में भी कबूल लिए, मेरे सर पे भी हाथ रख लिए। फिर मेरे साथ मेरे भाई के कमरे में 3 घंटा हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहे, मेरे साथ रात का खाना खाए, 12 बजे तक मेरे घर रहे। फिर उसके बाद वो मुझे वादा करके गए मेरे अब्बा को भी कि मैं कल आके इसको ले जाऊंगा जी। अभी बहुत रात हो गई है, मैं कल आके इसको पक्का ले जाऊंगा। अब मैं कल फ़ोन लगाती हूँ तो मुझसे हफ्ता भर मेरे अब्बा को बोलते रहे कि मैं कल आ रहा हूँ, कल आके ले जाऊँगा, कल आके ले जाऊँगा। और उस दौरान हफ्ता भर मुझसे 3-3, 4-4 घंटा फ़ोन पे प्यार भरी बातें करते रहे, मुझे बोलते भी रहे कि तू टेंशन मत ले, तू मेरे निकाह में, तू मेरी बीवी है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हफ्ता भर उन्होंने ऐसा करते रहे। अब वो जब हफ्ता भर मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपने ससुराल चली गई बिन बोले। वहाँ पे भी उन्होंने मुझे अपने घर में बिठाया, बेडरूम में मुझे ले गए, गले लगाए, मेरे सर पे हाथ रख के अल्लाह के रसूल की कसम खाई कि मैं तू ही मेरी बीवी है, तू मेरे निकाह में है, तू टेंशन मत ले। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, रोने लग गई। तो ये सब करने के बाद फिर उन्होंने मुझे मेरी बहन के साथ टैक्सी में रवाना कर दिए और बोले मैं अपने बड़ों को लेकर आके तुझे ले जाऊँगा। और 15 दिन हो गए पर्चा फेंकने के बाद, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, ना मुझसे बात करने तैयार नहीं थे। अब फिर उन्होंने मुफ्ती साहब से फतवा ले आए, वो पर्चा था जिसमें 3 तलाक लिखा था। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, और उसके साथ 3 तलाक हो गया। नुमानी साहब जरा बताइए क्या ये है? देखिए दिक्कत ये है, आज धर्म की आड़ में देखिए क्या हो रहा है। नहीं वो यही बात है, लोग धर्म को जानते नहीं है। दिक्कत ये है कि जितने दाढ़ी टोपी वाले हैं और जिसने मदरसे में पढ़ लिया सबको आप आलिम मुफ्ती समझते हैं, ऐसा नहीं है। अगर उसने उसमें लिखा है तलाक 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 और उसने वो नियत नहीं की 3 तलाक की, तो वो तलाक जो है एक ही मानी जाएगी। और अगर उसने बीवी के सर पे हाथ रख दिया, गले लगा लिया, तो वो उसकी बीवी हो गई, वो खत्म हो गई। तो शरीयत के हिसाब से तलाक हुई ना। अगर मुसलमान पुरुष को तलाक देने का इजाजत है, परंतु ये तलाक नहीं है, तो इनको भ्रम है कि इनका तलाक हो गया। लेकिन तलाक नहीं है। आपने लास्ट की लाइन नहीं सुनी, उसने लास्ट में कोट किया, उसकी मुफ्ती ने फतवा दिया है और ये कहा है कि अगर आपको शौहर के पास वापस जाना है तो उसके लिए निकाह लाला करना पड़ेगा। लास्ट में उसने ये बात कही है, पर वो गलत है। और ये बात मौलाना कह रहे हैं कि हर आलिम जो है वो सही नहीं है। वो दारुल उलूम से पढ़ के आया, मदरसे से पढ़ के आया, जरूरी नहीं है कि वो सही तालीम लेके आया, वो उसका अपना कॉन्सेप्ट है। और दिक्कत कौन करेगा, यही तो सवाल है। दिक्कत ये है, देखिए ये पर्सनल लॉ बोर्ड का मजमू क़वानीन इस्लामी है, ये सारे फसाद की जड़ है। इसकी सेक्शन नंबर जो है 257 पढ़ लीजिए। 257 में कहते हैं कि यानी किसी कागज दीवार वगैरह पर ऐसी तहरीर अगर लिख दी जाएगी और बीवी उसको पढ़ लेगी तो तलाक हो जाएगी। वो जो मुफ्ती इस तरह के फतवे देते हैं वो पर्सनल लॉ बोर्ड की इस तरह की किताबों को पढ़ करके आए हुए होते हैं। इसके सेक्शन नंबर 277 में पढ़ लीजिए, इसमें लिखा है कि एक आदमी अगर अपनी वाइफ को एड्रेस करने के लिए ए मुतालका, ए तलाकन, ए तलाक याफ्ता इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करेगा तो उसकी वाइफ को तलाक हो जाएगी, वो इफेक्टिव मानी जाएगी। इसका सेक्शन नंबर 261 पढ़िए, उसमें लिखा है कि एक आदमी अगर हंसी मजाक में भी अपनी वाइफ को तलाक कह देगा तो तलाक इफेक्टिव हो जाएगी। और जैसे कासमी साहब बताते हैं, वो मोहन भागवत जी का कोट नहीं कर पाई स्टेटमेंट, मैं स्टेटमेंट कोट करती हूँ पर्सनल लॉ बोर्ड का। इसी बुक के प्रीफेस को पढ़िए। ये कहता है सब देख लिया। चलिए एक सेकंड, जवाब शांत रहिए। कासमी साहब